अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? पहले से आ रही थी, अब से आ रही है? ठीक है बेटा। किसी को पहले से आ रही थी, किसी को अब आ रही थी। क्या करें? अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSP भी पढ़ते हैं। तो स्टार्ट तो हमने कर लिया था और काफ़ी सारी चीज़ें देख भी ली थी, लेकिन हम इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर रहे हैं ताकि किसी को कोई रिकॉल हो जाए सबके पास। देखें, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम क्या है कि सर्च प्रॉब्लम है, बट इसमें इसमें इशू क्या है, इसमें हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं। मैं आपको मिसाल देके दोबारा से समझा देता हूँ कि फर्ज करें हम लोग टाइम टेबल की शेड्यूलिंग कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं पूरा ना। तो हमारे पास डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि भाई इस टाइम पे ये क्लास नहीं हो सकती, ये दोनों क्लासेस साथ नहीं हो सकती, और इस स्लॉट में सिर्फ ये क्लासेस हो सकती हैं। अगर एक स्टूडेंट ने ये क्लास इस वक्त ले ली तो किसी और वक्त, तो ये तमाम कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इसको देखते हुए हम क्या करते हैं, पूरा टाइम टेबल जनरेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। इसी तरीके से फ्लाइट शेड्यूलिंग प्रॉब्लम होती हैं कि जब हम फ्लाइट्स के शेड्यूल बना रहे होते हैं तो उस वक्त भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं डिफरेंट, कि ये चीज़ इधर नहीं जा सकती, ये इस एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं है, ये ऐसा नहीं है, और ये वाली चीज़ इस तरह से, मतलब हर चीज़ इस स्लॉट में, ये एयरप्लेन नहीं जा सकता वहाँ पर, ये इधर नहीं जा सकता। डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं। हमने अपनी क्लास की एग्जाम्पल क्या दी थी, ये मैप कलरिंग प्रॉब्लम। क्या आपको एक अभी और भी एग्जाम्पल है? एक मैप गिवन है और उस मैप में डिफरेंट स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, और हमसे कहा जाता है कि भाई ये जो स्टेट्स हैं इनको कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के अंदर हम लोग वेरिएबल कहते हैं। पिछली क्लास में मैं आपको ये चीज़ बता भी चुका हूँ कि जिन जिन जगहों पे या जिन स्लॉट्स में या जिन रीजन्स में हमें काम करना होता है वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में वेरिएबल्स कहलाते हैं। जिन जगहों पे हमें काम करना होता है वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में वेरिएबल्स कहलाते हैं, और उन वेरिएबल्स को जो वैल्यूज असाइन करनी होती हैं वो कहलाती है हमारी डोमेन। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास वेरिएबल हैं ये 7, जो डिफरेंट स्टेट्स के नाम है: वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया एंड सो ऑन। और डोमेन क्या है, बेसिकली हमें कहा गया है कि इनको कलर करना है, और कलर असाइन करने का मतलब ये है कि 3 कलर है हमारे पास, RGB। इनमें से आप कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं किसी भी स्टेट को। बट एक तीसरी चीज होती है जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, वो होती है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट क्या है, रुकावटें क्या है, क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो ये कहते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए ये कहते हैं कि आप सेम रीजन जिनके बॉर्डर जिनके मिल रहे हो, जिनके बॉर्डर आपस में मिल रहे हो, उन स्टेट्स को सेम कलर असाइन नहीं कर सकते। ये कंस्ट्रेंट है। अब इस कंस्ट्रेंट को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने बताया कि नो टू रीजन्स कैन बी असाइंड अ सिंगल वैल्यू, अ सेम वैल्यू। बट अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में बात करें या सेट्स के फॉर्म में बात करें तो ये देखें, 2 स्टेट्स जिनके बॉर्डर सेम है उन सबके ग्रुप बना लें। तो मैंने 2 स्टेट लिए हैं, WA और NT। ये देखें, मैंने कहा WA इज नॉट इक्वल टू NT, definitely we are after the color,
we are not after the state, we are after the same color. तो WA is not equal to NT. और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि WA, NT का जो टपल बनेगा, WA, NT का जो टपल बनेगा वो इन 6 में से बन सकता है. रेड ग्रीन हो सकता है, रेड ब्लू हो सकता है, ब्लू रेड हो सकता है, ग्रीन रेड हो सकता है, ब्लू ब्लू हो सकता है, सॉरी ब्लू रेड हो सकता है, ब्लू ग्रीन हो सकता है. इसका मतलब क्या है कि हमने ये 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे दिए. हमें पता है RGB के 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं. R भी हो सकता है, G भी हो सकता है और ब्लू ब्लू भी हो सकता है, लेकिन हमने ये अलाउ नहीं किया हुआ. तो इस तरह से हम अपनी मैप कलरिंग प्रॉब्लम के तीनों चीजें डिफाइन कर दी हमें. थोड़ा सा याद आ गया? ये याद आया सबको? ये देखें, अब जरूरी नहीं है कि आप नाम लिखें, आप नाम पीछे असाइन कर दें. बी की वैल्यू हो गई V1 से लेके V6, डी की वैल्यू हो गई RGB, और फिर कंस्ट्रेंट्स आपने सारे बताने होते हैं. देखें पहला कंस्ट्रेंट है, ये दूसरा तो जितने कंस्ट्रेंट्स के सेट है, देखें इसका इसके साथ भी कंस्ट्रेंट है, इसके साथ भी 2 कंस्ट्रेंट ये हो गए जी. इसका इसके साथ भी कंस्ट्रेंट है, इसके साथ भी कंस्ट्रेंट है, इसका इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है. तो जितने भी कंस्ट्रेंट है ना वो सब आपने लिखने पड़ते हैं. डेफिनेटली हम तो डायग्राम देख रहे हैं, तो डायग्राम में हमें जरूरत नहीं है, बट अगर डायग्राम ना हो तो फिर हमें मेंशन करने पड़ते हैं. डेफिनेशन आपको बताई थी कि एन असाइनमेंट, असाइनमेंट की डेफिनेशन क्या है कि एन असाइनमेंट दैट डज नॉट वायलेट एनी कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट और लीगल असाइनमेंट. आप किसी चीज को कोई वैल्यू असाइन करें, अगर वो किसी कंस्ट्रेंट को अवॉइड नहीं कर रहे, वायलेट नहीं कर रहे, तो बेसिकली वो असाइनमेंट लीगल असाइनमेंट कहलाएगा या कंसिस्टेंट कहलाएगा. सिंगल सिंगल आपने अभी इसको आपने रेड कलर दे दिया, तो अभी फिलहाल कोई कंडीशन अवॉइड नहीं हुई, कोई वायलेट नहीं हुआ रूल, तो आप ये कहेंगे कि भाई ये जो मैंने असाइनमेंट किया है कंसिस्टेंट है. ये देख रहे हैं आप. कंप्लीट असाइनमेंट क्या है? कंप्लीट असाइनमेंट डेफिनेटली नाम से समझ में आ रहा है कि कंप्लीट असाइनमेंट इज वन इन व्हिच एवरी वेरिएबल इज असाइंड. कह रहे हैं कंप्लीट असाइनमेंट वो असाइनमेंट होता है कि जिसमें हर वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन हुई होती है. अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं CSP के, तो उसको कंसिस्टेंट भी होना चाहिए और कंप्लीट भी होना चाहिए, क्योंकि वी आर आफ्टर द कंप्लीट सॉल्यूशन. वी आर नॉट आफ्टर द एंटायर वन सॉल्यूशन, वी आर आफ्टर द कंप्लीट सॉल्यूशन, एंटायर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो सॉल्यूशन टू अ CSP इज अ कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट असाइनमेंट. और पार्शियल असाइनमेंट क्या हो सकता है? पार्शियल असाइनमेंट हो सकता है कि इज वन दैट असाइन वैल्यूज टू ओनली सम ऑफ द वेरिएबल. कुछ वेरिएबल्स असाइन हुए हैं और कुछ नहीं हुए. तो इन चारों चीजों को देख ले, मुझे बताया इसमें कोई प्रॉब्लम है इन चारों चीजों को देख ले और बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो. क्वेश्चन यहाँ तक कोई सवाल नहीं है किसी का? बेटा हमें कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो आपने वैल्यू असाइन की है वो सही हो, और कंप्लीट का मतलब ये होता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर, आपकी प्रॉब्लम के अंदर हर किसी को वैल्यू असाइन हो गई है. तो कंप्लीट का मतलब है वैल्यू असाइन हो गई हो, कंसिस्टेंट का मतलब है सही वैल्यू असाइन हो. तो सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि दोनों चीजें हो रही हो, कंप्लीट भी हो और हर चीज को सही. मतलब आप इंडिया एंड ये कह लें कि ये सॉल्यूशन है सर, और आप मुझे सॉल्यूशन जब ही देंगे जब उसके अंदर सारी चीजें सही असाइन हुई होंगी. ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन है. ये देखें, ये एक सॉल्यूशन है, कंप्लीट भी है और कंसिस्टेंट भी है. कंप्लीट क्यों है? क्योंकि हर किसी को वैल्यू असाइन हुई है, और कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि हर वैल्यू सही असाइन हुई है.
बाइनरी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, या बाइनरी कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन ग्राफ क्या होता है? बेसिकली ईच कंस्ट्रेंट रिलेट टू वेरिएबल, हर कंस्ट्रेंट आपस में दो लोगों को कनेक्ट कर रहा होता है। मतलब कनेक्ट का मतलब ये है कि उनके दरमियान में, दो लोगों के दरमियान में मसला हो रहा होता है कि डब्ल्यू ए और एन टी का आपस में रिलेशन बता दिया। और लोगों के भी हैं, लेकिन डब्ल्यू ए और एन टी के डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये बाइनरी कहलाएगा। तीन लोगों का आपस में नहीं है, ये बाइनरी कंस्ट्रेंट कहलाएगा। अच्छा जी, ये मैंने बता दिए थे यूनरी, बाइनरी और हायर ऑर्डर। यूनरी कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व सिंगल वेरिएबल, कि भाई सिंगल वेरिएबल के साथ किसी कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम हो रही है। उस्मान पूछ लो बेटा, पूछ लिया अगर मैं पढ़ रहा हूँ। यूनरी कंस्ट्रेंट क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल है वो सिंगल कंस्ट्रेंट के साथ, मतलब मैंने कह दिया कि भाई इस टाइम पे यूनिवर्सिटी में ये क्लास नहीं हो सकती, तो जरूरी थोड़ी है कि हर किसी का हो, जरूरी थोड़ी है कि आपकी प्रॉब्लम में हर किसी का रिलेशन हो। यूनिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है कि मैंने कहा भाई इस वक्त ये क्लास नहीं हो सकती, बस ये यूनिटी कंस्ट्रेंट कहलाएगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि इस वक्त और उस वक्त इनका आपस में क्लैश नहीं होना चाहिए, तो ये अगर वेरिएबल वेरिएबल आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो वो कहलाता है बाइनरी कंस्ट्रेंट। और अगर वेरिएबल किसी वैल्यू के साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कहलाता है यूनिटी कंस्ट्रेंट। तो मैंने कह दिया साउथर्न ऑस्ट्रेलिया को आप ग्रीन वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने नीचे कहा साउथर्न ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सेम नंबर नहीं हो सकता। हायर ऑर्डर क्या है, फिर दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं, और ये हमारी फिलहाल अभी कंसर्न नहीं है हमारा। देखें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देख लें, क्या असाइनमेंट प्रॉब्लम, अगर हम शेड्यूल बना चुके हैं तो कौन सा कोर्स कौन सा टीचर पढ़ाएगा, इसमें भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि भाई ये उस वक्त फ्री है या नहीं है, या उनके डेज हैं या नहीं है, या उनका कोर्स है या नहीं है, काफी सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। टाइम टेबल प्रॉब्लम में क्या है, कौन सी क्लास को किस स्लॉट में ऑफर करना है, कौन से रूम में ऑफर करना है, ये भी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टिंग, फैक्ट्री शेड्यूलिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रियल वर्ल्ड जिसके अंदर हम सीएसपी को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि आप बैक ट्रैकिंग की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स थी उसको हमने ओवरकम किया। बैक ट्रैकिंग क्या थी कि आपने क्या कहा कि भाई फर्स्ट करिए मैंने इनिशियली ये वाली स्टेट सेलेक्ट कर ली, तो इसके तीन ऑप्शन है मेरे पास कि मैं रेड भी कर सकता हूँ, ब्लू कलर भी कर सकता हूँ और ग्रीन भी कर सकता हूँ। तो मैंने तीनों ऑप्शन बना लिए। जिस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमने तीन ऑप्शन बना दिए। अब अगर फर्स्ट करें हमने बैक ट्रैकिंग की, तो बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या है, देखें बैक ट्रैकिंग का मतलब समझ लें। बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉर सीएसपी विद सिंगल वेरिएबल असाइनमेंट इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग सर्च। अगर आप बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं तो बेसिकली बैक ट्रैकिंग डीएफएस है, लेकिन हर स्टेप में एक वैल्यू असाइन होगी। तो इससे भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाए। देखें अब हम इधर पहुंचे, अब हमने डीएफएस का मतलब है लेफ्ट साइड को चूज किया, और अब इसके दो ऑप्शन थे इस वाले। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये सवाल अभी हमारे दिमाग में नहीं थे कि सर आपने इसको रेड कलर ही क्यों किया, आपने इसको कोई और कलर क्यों नहीं किया, या आपने सर इसी स्टेट को चूज क्यों किया वेरिएबल को। इसके जवाब हम आपको थोड़ी देर में देंगे, बल्कि हमने लास्ट क्लास में एक आध एग्जाम्पल करवा भी दी थी, ये देखें। लेकिन आप फंस भी सकते हैं। तो बैक ट्रैकिंग के साथ अगर आप जर्नल पर्पस यूज कर रहे हैं ना कि भाई आपकी मर्जी है कहीं पर कुछ भी चूज कर लिया, देखें फर्स्ट सेकेंड आपने कहा सर मैं ये चूज करूंगा, फिर आप ये चूज करूंगा, ये जर्नल पर्पस है, इसमें कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। कोई ना आपका पैटर्न होना चाहिए काम को करते हुए कि मैं ये काम करूंगा इस लॉजिक से कर रहा हूँ, मैं ये काम करूंगा मैं इस लॉजिक से कर रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये ना कोई पैटर्न होना चाहिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कोई पैटर्न चूज नहीं कर रहे तो आप ब्लाइंडली काम कर रहे हो, और ब्लाइंडली में कोई टारगेट नहीं होता फिर आपका। ये देखें, तो सवालात हैं, उन सवालात के जवाब अगर आप दिमाग में रख लें कि भाई इस लॉजिक से मैं ये काम करूंगा। फर्स्ट करें मेरा पहला सवाल है विच वेरिएबल शुड बी असाइन नेक्स्ट, कि भाई चले सही है हम डीएफएस लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं व्हाट्सएवर, मुझे ये बताइए कि वेरिएबल कौन सा चूज होगा। मतलब ये वेरिएबल का मतलब ये है, ये वाला, ये 7 है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वेरिएबल जो हैं, 7 वेरिएबल, ये किसने बताया आपको कि ये वाला वेरिएबल सबसे पहले चूज करें। कोई ना कोई आपके पास लॉजिक होनी चाहिए,
कोई ना कोई आपके पास रीजन होना चाहिए इस चीज का। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल चूज नहीं करेंगे, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, क्योंकि जब आप एल्गोरिथम लगाते हैं तो एल्गोरिथम में सेम चीज फॉलो हो रही होती है, रिपीटेड एक्शन हो रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉजिक क्या होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए, वो भी बता दूंगा मैं आपको। पॉइंट समझ में आ गया ये? दूसरा सवाल ये, इन व्हाट ऑर्डर शुड इट्स वैल्यूज असाइन। फर्स्ट करें somehow you need to figure out कि भाई हमें कौन सा वेरिएबल चूज करना है। somehow you need to figure out कि what variable should we choose। अब आपने चूज कर लिया कोई ना कोई लॉजिक से, अब उस वेरिएबल को कौन सी वैल्यू देनी है। रेड कलर देना है, हम अपनी प्रॉब्लम से रहे अगर तो रेड कलर देना है, ग्रीन कलर देना है, ब्लू कलर देना है, ये लॉजिक भी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल चूज कर लिया उसके बाद उसको कुछ भी वैल्यू असाइन कर दो, नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए कि जिस लॉजिक से आप कह सकें कि सर इस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, लाइक दिस कि भाई रेड क्यों किया, ग्रीन क्यों नहीं किया, ब्लू क्यों नहीं किया, तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। और आखिरी चीज क्या है, कैन बी डिटेक्ट इनएविटेबल फेलियर अर्ली। क्या मतलब है, क्या हमें पहले पता चल सकता है कि यार जिस रास्ते से हम जा रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये रास्ते पे एरर आ जाएगा, क्या हम पहले एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एरर मतलब कि ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, जैसे ये ना, ये देखें इस रास्ते से आगे देखें एरर मिली, इस रास्ते से आगे एरर मिल जाएगा। अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ तो यहाँ एरर है, क्यों, अब इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है इसको ह्यूरिस्टिक कह लें आप, तो ये आपकी हेल्प कर रहा है, मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल, एंड दिस इज आल्सो नोन एज मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज। मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज या मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल, थोड़ा सा समझ लें। ये कहते हैं कि भाई चूज द वेरिएबल विद द फ्यूएस्ट लीगल वैल्यूज। क्या मतलब है, आप उस वेरिएबल को चूज कीजिए कि जिसके पास कम ऑप्शन बचे हों। आप उस वेरिएबल को चूज कीजिए कि जिसके पास कम ऑप्शन बचे हों। इनिशियली तो हमने देखे इसको चूज कर लिया, सबके पास तीन तीन ऑप्शन थे, यहाँ सबके पास तीन तीन ऑप्शन है तो हमने इसको चूज कर लिया। जाहिर सी बात है जब सबके दरमियान में टाई हो गया तो फिर कोई ना कोई डिसीजन तो लेना है, तो हमने इसे चूज कर लिया। अब हमने इसको रेड कलर दे दिया। अभी हम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहे कि वैल्यू कौन सी देनी है, हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि वेरिएबल कौन सा चूज करना है। तो अब अगर मैं बात करूं तो सब इन दोनों के पास दो दो ऑप्शन है और बाकी सबके पास तीन तीन ऑप्शन है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि इन दोनों के पास दो दो ऑप्शन है और बाकी सबके पास तीन तीन ऑप्शन है? क्या ये बात सही है? तो बस इन दो, जिनके पास दो दो ऑप्शन है उनमें से कोई चूज कर लें। अगर टाई ब्रेकिंग हो गई है तो फिर आपकी मर्जी है, अभी फिलहाल आपकी मर्जी है, बाद में ये मर्जी भी शायद बेहतर हो जाए। तो देखिए मैंने फिर इसे चूज कर लिया। अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो देखिए इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो, इसके बाद दो, इसके बाद दो, इसके पास तीन, इसके पास तीन, इसके पास तीन, इसके बाद एक, इसके बाद एक ऑप्शन बचा है। ना यहाँ ग्रीन कलर आ सकता है ना यहाँ रेड कलर आ सकता है। यहाँ रेड और ब्लू आ सकते हैं, यहाँ रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ रेड ग्रीन ब्लू। तो 1 2 3 3 3, तो डेफिनेटली मिनिमम ऑप्शन किसके पास है? 1 के पास। मतलब मैं इस स्टेट को चूज कर लूंगा। इज इट क्लियर? जी बेटा समझ में आ गया? तो ये कहलाता है मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू। ये कोई मेथड नहीं है, ये एल्गोरिथम नहीं है कोई, ये सिर्फ जिस नोड को आप काम करना चाह रहे हैं उस नोड पे वैल्यू असाइन करने की बात कर रहा है। मतलब आप लगा बैक ट्रैकिंग ही रही है देखें, लेकिन जब आप यहां पहुंच गए तो अब आपने कौन सा बॉक्स चूज करना है, इस सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। समझ रहे हैं?
मैं आपको ये नहीं बता रहा ये एल्गोरिथम ये नोट किस सीक्वेंस में ओपन हो रही है, तो ये एल्गोरिथम नहीं है, ये चॉइस ऑफ अ वेरिएबल है। अच्छा दूसरी चीज क्या है, मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल, ये कंस्ट्रेंट वेरिएबल, ये कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल है। डायग्राम देख के भी समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स को। कह रहे हैं चूज द वेरिएबल विद द मोस्ट कंस्ट्रेंट ऑन रिमेनिंग वेरिएबल। जी थोड़ा समझें इसको, खुद से समझें फिर मुझे बताएं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जी बताइए, समझ में आया? समझ में आ जाए तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें प्लीज। जो वेरिएबल सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो, मतलब जिसपे सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट हो, बिल्कुल। तो देखें ये जो जिसमें उन्होंने ब्लू कलर किया है, इट्स नॉट अबाउट ब्लू कलर, इट्स अबाउट सिलेक्शन ऑफ दैट वेरिएबल। हमने ये क्यों चूज किया, क्योंकि ये ज्यादा लोगों से कनेक्टेड था। जाहिर सी बात है हमारी प्रॉब्लम में जो ज्यादा लोगों से कनेक्टेड होगा उस पर कंस्ट्रेंट भी ज्यादा होंगे, तो उस पर एक दो तीन चार पांच कंस्ट्रेंट है। समझ गए? समझ गए? अब ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप ये यूज कर रहे हैं या आप ये यूज कर रहे हैं कहीं पर आप फंस गए, तो फिर आप, अगर कहीं फंसने का मतलब कहीं टाई हो गया तो फिर आप ये यूज कर लें। जी हसनैन, समझ गए? ठीक है भाई। तो ये क्या कह रहे हैं, टाई ब्रेकर हमें मून कंस्टेंट वेरिएबल, तो आप ये यूज कर लें। कोई ना कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ते रहना है। समझ में आ गया? ये देखिए, तो फिर उन्होंने ये चूज किया। अब इसके बाद बाकी सबके बाद तीन तीन थे, तो फिर आपकी मर्जी है, कोई ना कोई डिसीजन लेना है। ये आखिरी वाला समझ लें, फिर बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये आखिरी वाला और समझ लें, फिर मुझे बताएं कि क्या मतलब है, तो फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन तीनों को फिर हम समराइज कर लेते हैं। ये सवाल है, मतलब ये उस सवाल का जवाब है कि आपने अब वेरिएबल चूज कर लिया, अब वेरिएबल को वैल्यू कौन सी असाइन करनी है। ये उस सवाल का जवाब है कि भाई रेड कलर असाइन करना है, ग्रीन करना है, ब्लू करना है। तो थोड़ा इसको पढ़ें फिर मुझे बताइए। जी, कुछ समझ में आया? आसान बात है काफी, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
जी, किसी की समझ में आई बात? एक आंसर आया कि उन वेरिएबल को चूज करेंगे जिनके पास कम डोमेन बाकी हो। वेरिएबल की बात ही नहीं हो रही बेटा, अब बात नहीं हो रही है, वेरिएबल चूज हो गया है, आपने कह दिया कि मुझे इसको कलर करना है, अब कलर कौन सा करना है वो बात हो रही है। हम यहाँ तक पहुंच गए कि समहाउ हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसको कलर करना है, हम ये बात ही नहीं कर रहे कि सर कैसे डिसाइड हुआ। अब इसको रेड कलर करना है या ब्लू कलर करना है, इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है इस स्लाइड में। अगर रेड कलर करना है तो क्यों करना है, अगर ब्लू कलर करना है तो क्यों करना है। बड़ी बड़ी आसान सी बात लिखी हुई है, ये वाला पॉइंट पढ़ ले शायद। वो कलर चूज करें द वन दैट रूल आउट द फ्यूज वैल्यू इन द रिमेनिंग वेरिएबल। क्या मतलब है? समहाउ आपने मैनेज कर लिया कि भाई मुझे ये वेरिएबल चूज करना है, अब उस वेरिएबल में वैल्यू कौन सी असाइन होगी उसको देखते, उसको किस चीज को देखते हुए असाइन करना है, वो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। चलिए शायद आप लोगों को पिक नहीं कर पाया, आप लोग इधर देखें, हमें इसको कलर करना है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज है, या तो रेड या तो ब्लू, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? इसमें सिर्फ दो कलर हो सकते हैं पॉसिबल, या तो रेड या ब्लू इस वक्त। अब ये कह रहे हैं कि आप वो कलर असाइन करें जो असाइन करने के बाद रिमेनिंग वेरिएबल्स में से कम ऑप्शन निकलें। दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप इसको वो कलर असाइन करें कि जिसको असाइन करने के बाद रिमेनिंग वेरिएबल्स में से कम ऑप्शन रूल आउट हो, मतलब निकले कम। अब देखिए फर्ज करें कि मैं इसे रेड कलर कर देता हूं, तो इस वाली स्टेट के पास अभी भी एक ऑप्शन है, यस और नो? इस वाली स्टेट के बाद दो ऑप्शन है, इसके पास वन है, इसके पास टू है, इसके पास थ्री, इसके पास थ्री, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? वन टू थ्री थ्री। लेकिन अगर मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूं तो देखिए इसके पास कितने ऑप्शन है, जीरो। इसके पास कितने ऑप्शन है, जीरो। इसके पास टू, इसके पास थ्री, इसके पास थ्री। तो इसका मतलब है अगर ये कलर करता हूं तो ये कम वैल्यूज निकाल रहा है, ये कलर करता हूं तो एक में से सारी वैल्यूज निकाल दी इसने। तो हम वो कलर चूज करेंगे, वो वैल्यू चूज करेंगे जो कि रिमेनिंग वेरिएबल्स में से कम वैल्यूज को क्या करेगा, रूल आउट करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ गए? अगर ये समझ गए तो इस चीज का जवाब दे दे जरा, शाबाश। सब लोगों ने यहाँ आंसर, मुझे प्राइवेट आंसर करना है, सब लोगों ने प्राइवेट आंसर करना है, सब लोगों ने मुझे। सवाल ये है कि ये एक सिनेरियो है जिसमें ये आपके पास ए बी सी डी ई एफ तक स्टेट्स है, तीन स्टेट्स को कलर कर चुके हैं हम लोग, ए को ब्लू, सॉरी ए को ग्रीन, बी को ब्लू और सी को रेड या ऑरेंज, जो भी है व्हाट्सएवर। ये ऑप्शन बचे हैं। पहला सवाल ये है कि इन ऑप्शन में से कौन से वेरिएबल को चूज करूं, विच कंट्री शुड बी कलर नेक्स्ट, विच कंट्री शुड बी कलर नेक्स्ट। अपने पास यहाँ पर प्राइवेट आंसर कीजिएगा कि इन तीनों में से कौन सी कंट्री चूज करनी है नेक्स्ट। अभी आपको जो ह्यूरिस्टिक पढ़ाए थे उसमें से कोई यूज करते हुए, विच कंट्री शुड बी चूज नेक्स्ट। सब लोग आंसर करें, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर पूछ रहा हूं सिर्फ, विच कंट्री शुड बी कलर नेक्स्ट, जल्दी से बताइए प्लीज। ई डी या एफ? सब लोग, जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं, सब पार्टिसिपेट करें, आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं या आप कितना सही समझ रहे हैं। विच कंट्री शुड बी कलर नेक्स्ट, नाम लेके बोलूं आप सबका जो आंसर नहीं कर रहे मुझे, जो लोग आंसर नहीं कर रहे, जो भी आंसर है दे दें बस।
तो इसका आंसर है कैपिटल ई। उसका रीजन ये है कि बेटा देखें, अगर मैंने ये पीछे का पढ़ा भी नहीं है तो इन तीनों में दो तो सेम लग रही हैं, तीन तीन स्टेट्स वाली, तीन तीन वैल्यू वाली, एक ही बची हुई है। हमने पढ़ा था पहला कंस्ट्रेंट क्या पढ़ा था, पहला ह्यूरिस्टिक, कि वो वेरिएबल चूज करें जिसके पास कम ऑप्शन हो, वो वेरिएबल चूज करें जिसके पास कम ऑप्शन हो। बिल्कुल, तो ये है रेड और येलो, इसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक क्लासरूम में, एक कोर्स के अंदर एक सीट है और दो बच्चे हैं, एक बच्चे का लास्ट सेमेस्टर है, एक बच्चे का सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, तो मैं वो कोर्स किसे दूंगा? डेफिनेटली लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को देना चाहिए, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये चक्कर है। अच्छा, ये सवाल का जवाब मिल गया हमें, ठीक है। ई मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल, स्मॉलेस्ट डोमेन। नेक्स्ट क्या चीज है, व्हाट कलर शुड वी पिक फॉर इट। अब हमें इसमें कौन सा कलर चूज करना चाहिए, रेड या येलो? सोच के दीजिएगा, गैसेस नहीं लगाने। जी सब लोग प्लीज, रेड या येलो? वसीम, अदनान, सवेरा, रॉन्ग आंसर। अरीश, रॉन्ग आंसर। बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फहाम रॉन्ग आंसर है बेटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमें वो वैल्यू चूज करनी होती है जो रिमेनिंग में से कम ऑप्शन निकाले। तो अगर मैं येलो चूज कर लूंगा, मतलब येलो चूज कर लिया, इसको येलो कर दिया, तो यहाँ से भी येलो खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी येलो खत्म हो जाएगा। मेरी कोशिश क्या है, जो रिमेनिंग लोग रहते हैं उनके पास ज्यादा ऑप्शन बचे हुए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्लाइड में पढ़ाया था कि हमें वो वैल्यू चूज करनी होती है जो बाकियों में से कम ऑप्शन निकाले। तो देखें, यहां से अगर मैं येलो चूज कर लूं तो यहां से येलो खत्म हो जाएगा, यहां से येलो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से रेड चूज करूं तो इसमें देखें रेड है ही नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन रहेंगे और इसमें से रेड खत्म होगा। ये बात समझ में आई जिन्होंने रॉन्ग आंसर किया? तो ये देखें, मैं रेड कलर चूज करूंगा, बाकियों में से ना कम ऑप्शन निकले। मतलब ऑप्शंस रहने चाहिए सिस्टम में, जब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। आंसर डी नहीं होगा, आंसर तो कैपिटल ई है बेटा। ये देखें, आंसर तो कैपिटल ई है। हमारा सवाल ये नहीं था, आप शायद कहीं और चले गए। हमारा सवाल ये था पहला कि वेरिएबल कौन सा चूज करें, हमने बोला ई, सबको समझा दिया। फिर हमने बोला ई में रेड या येलो करना है, तो हमें पता चला हमें रेड करना चाहिए, येलो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर येलो करते तो इधर से भी येलो खत्म हो जाता है, इधर से भी येलो। ठीक है, क्लियर? तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। फॉरवर्ड चेकिंग एक तरीका है कि जिसके जरिए हम अपनी प्रॉब्लम का रिकॉर्ड रख सकते हैं और इट माइट बी पॉसिबल कि हम अपनी प्रॉब्लम का फेलियर अर्ली डिटेक्ट कर लें। ये देखें, स्क्रीन पे देखिएगा, इनिशियली सबकी डोमेन मैंने लिख दी, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। ये देखें, और मैंने रैंडमली एक सिलेक्ट किया रेड। तो जैसे ही मैंने रेड सिलेक्ट किया, इस पूरे को रेड कर दिया और इसके जो पार्टनर्स हैं उनमें से रेड निकाल दिया। आई बिलीव कि कोई मसला नहीं होगा इसको समझने में। फिर हमने इसको चूज किया। अब ये किस लॉजिक से कर रहे हैं इसको छोड़ दे, फॉरवर्ड चेकिंग है। कुछ चीजों को रैंडम वैल्यू असाइन कर रहे हैं और उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने जैसे ग्रीन असाइन की, तो देखें इसको ग्रीन कर दिया और इसके पार्टनर्स में से मैंने ग्रीन निकाल दिया। ये देखें, अब जैसे मैंने इसको ब्लू असाइन किया तो बाकियों में से ब्लू में से इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। फॉरवर्ड चेकिंग क्या है? फॉरवर्ड चेकिंग बेसिकली क्या है कि हम रैंडमली वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं विदाउट एनी ह्यूरिस्टिक और कीप ट्रैक ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज। इस तरीके से हमें फेलियर को अर्ली डिटेक्ट करने में आसानी हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, बल्कि अभी ये मीटिंग एंड होती है तो मैं एग्जांपल एक बोर्ड पे करवाता हूँ आपको, 4 क्वीन पजल प्रॉब्लम की यूजिंग फॉरवर्ड चेकिंग। अब ये देखिए, फॉरवर्ड चेकिंग से फंस गए आप, फंस गए। तो फॉरवर्ड चेकिंग प्लस एक नाम दिखा रहा हूं मैं आपको, आर्क कंसिस्टेंसी। फॉरवर्ड चेकिंग प्लस आर्क कंसिस्टेंसी
कैन लीड टू यू टू सॉल्व अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब ये आर्क कंसिस्टेंसी क्या होती है, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा समझने में, तो जरा तवज्जो से सुननी है। लेकिन दोबारा से फॉरवर्ड चेकिंग बता रहा हूँ। फॉरवर्ड चेकिंग क्या होती है कि आप रैंडम वैल्यूज असाइन करते हैं और रिमेनिंग वैल्यूज का ट्रैक रिकॉर्ड रखते रहते हैं। एक वक्त आता है कि आपको हो सकता है प्रॉब्लम मिल जाए, हो सकता है आपको ये पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व नहीं हो सकती। देखें हमने अभी 3 वैल्यूज असाइन की यहाँ से, लेकिन इस रिकॉर्ड में से वैल्यू खत्म हो गई, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो हम यहीं रुक जाएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम फर्दर इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकती। फिर हम फॉरवर्ड चेकिंग दोबारा करेंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? कोई सवाल यहाँ तक? ये मैं जरा इस तरह की एक प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ 4 कोइन। अच्छा 4 कोइन पजल प्रॉब्लम है, तो इसको मैं नंबर असाइन कर रहा हूँ A B C D, और ये 1 2 3 4। ठीक है सर, हमारा टारगेट क्या है कि वही जो क्वीन प्रॉब्लम का बेसिक है, क्या है कि भाई आपने, मैं प्रॉब्लम सिर्फ स्पेस की वजह से 4 कोइन सॉल्व कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने क्वीन जो असाइन करनी है उस तरह से करनी है कि उसकी रॉज में, कॉलम में और डायगोनली कोई क्वीन ना है। तो हम इसको बैक ट्रैकिंग से कर रहे हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबकी डोमेन की, तो क्वीन 1 जो है उसके पास, अच्छा हमने एक कंस्ट्रेंट और लगा दिया। हमने कहा कि क्वीन 1 सिर्फ फर्स्ट रो में आ सकती है, क्वीन 2 जो है वो सेकंड रो में आ सकती है, क्वीन 3 जो है वो थर्ड रो में आ सकती है, और क्वीन 4 जो है वो फोर्थ रो में आ सकती है। ये हमने एक कंस्ट्रेंट और लगा दिया। तो अब फर्स्ट क्वीन के पास क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4। अगर ये हटा, हाँ इसको मैं क्वीन कह देता हूँ। ए के पास क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4। बी क्वीन के पास क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4। सी के पास क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4। और डी के पास भी क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4। इसको भी यहाँ से हटाइए क्योंकि हमने तो रॉ की रिस्ट्रिक्शन लगाई दी है। ठीक है, तो क्वीन ए, क्वीन बी, क्वीन सी, क्वीन डी। अच्छा ये मीटिंग एंड हो रही है,